हाँ भाई, नमस्कार। जय हिंद। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मांग पूर्ति की मूलभूत अवधारणाओं को। बहुत प्यारा और सिंपल टॉपिक है। आपको पीछे ये हेडिंग में लगा हुआ दिख रहा है, मांग व पूर्ति की मूलभूत अवधारणाएं। इससे पहले हमने एक क्लास की लगा ली है और काफी विद्यार्थियों को जो है इस कोर्स से बहुत प्रेम हुआ और पहली क्लास ही बहुत शानदार तरीके से समझ आई। अब वो मोटिवेशन हमें दूसरी क्लास में काम आएगा। आपकी जो पहली क्लास थी उसका जो हमें रिव्यू मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये अब आपके सामने हम दूसरी क्लास जो वो लेकर आए हैं। ये क्लास हमने यूट्यूब पर भी डाली थी और विद्यार्थी ये कह रहे थे कि गुरुजी ये एक टॉपिक तो यूट्यूब पर करवा ही दो। चलो कोई बात नहीं, आपकी ये बात भी पूरी की जाएगी। ये वाला टॉपिक जो है वो हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे। बाकी ऐप के अंदर बाकी सारी आगे वाली क्लासेस जो है वो भी फ्री मिलेगी। और जो विद्यार्थी अभी तक कोर्स से नहीं जुड़ा है तो विजन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन में जाइएगा। वहां भारतीय इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थशास्त्र का वरियर बैच जो है वो आपके लिए शुरू किया गया है। बहुत सिंपल भाषा में इस बैच को हम कंप्लीट कर लेंगे 35-40 क्लासों में। बढ़िया तरीके से आपका ये कोर्स जो है पूरा हो जाएगा और पूरे इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रश्न आते हैं 18 से 20 वो सब आपकी मुट्ठी के अंदर होंगे। इतना सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ आपको जो है 50% प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कंसेप्ट बेस होंगे। तो यहाँ फैक्ट्स तो हम याद करेंगे उसके साथ कंसेप्ट भी समझेंगे। चलिए, हम मांग वक्र पढ़ रहे थे और मांग वक्र जो है वो हमने देखा। मांग वक्र जो है वो हमेशा क्या देखने को मिलता है? ऋणात्मक यानी नेगेटिव देखने को मिलता है। इसका ये जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जाता हुआ मिलता है। इसका मतलब ग्राफ नीचे की ओर जाता हुआ ही क्यों मिलता है? तो हमने एक बात पढ़ी थी, जब जब कीमत बढ़ती है तो मांग जो है वो गिर जाती है। तो मांग वक्र, मांग गिर जाएगी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रोफेसर सैमुअल्सन। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा था लोग कम कीमत की वस्तुओं को अधिक खरीदते हैं। तो हमने ये बात की थी ना कि कम कीमत की अगर वस्तु होगी तो लोग उसको क्या है, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा महत्व देंगे। इसलिए यह रेखा नीचे की ओर झुकती जाती है। अगर कीमत कम हो जाएगी है ना, कीमत कम होगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी। लेकिन यहां पर कीमत बढ़ी तो वस्तु की मांग जो है वो घटेगी। तो आपको मांग वक्र में मांग हमेशा जो है वो ऐसे नीचे क्यों जाती दिखती है? क्योंकि लोग जो है अधिक कीमत वस्तुएं जो है वो पसंद नहीं करते। अब जैसे महंगी गाड़ियों की बात करें, करोड़ों में जो गाड़ियां आती है, 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी, तो मेरे भाई एक बात ये देखो कि उनको खरीदते कितने लोग हैं? गिने चुने लोग खरीदते हैं। अधिकतर जो लाखों में गाड़ियां आती है, 10 लाख 15 लाख 8 लाख 20 लाख इतने रुपए तक की गाड़ियां ज्यादा चलती है बाजार में। और जो करोड़ों में आती है, 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाएंगी गाड़ियों की संख्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये प्रोफेसर सैमुअल्सन की बात आपको जो याद रखना, वही बातें हैं जो अभी तक हम करते आ रहे थे। चलिए, इसके बाद अपने को अगला जो पॉइंट पढ़ना है वो ये पढ़ना है। अगला जो पॉइंट पढ़ना है, आप सभी साथी हेडिंग लगाओगे, मांग के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई। मांग के नियम की मांग के नियम की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति। तो मांग के नियम की व्युत्पत्ति अगर हम जाने तो पहली बात हमें यह समझना है कि व्युत्पत्ति क्या होती है। व्युत्पत्ति जो है वो क्या होती है, सबसे पहले हमें यह समझना है। आपने ये बात सुनी होगी ना कि आपने यह बात सुनी होगी क्या गुरुजी कि कीमत गिरने पर मांग बढ़ती है। यह बात सुनी होगी ना कि कीमत गिरने पर मांग बढ़ती है। मांग जो है वो बढ़ती है। मांग बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। कभी ये सोचा है कि कीमत गिरने पर मांग क्यों बढ़ती है? सोचा है कभी? चलिए, आज हम इसी व्युत्पत्ति के बारे में जानेंगे। इसको समझने के दो तरीके हैं। इसको समझने के कितने तरीके हैं मेरे भाई? इसको समझने के दो तरीके हम पढ़ेंगे। कितने तरीके पढ़ेंगे? दो तरीके। नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता को। नंबर 1 पर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सीमांत उपयोगिता। अगर ये बात जान लेते हैं तो मेरे भाई हमें ये बात का उत्तर मिल जाएगा कि कीमत गिरने पर मांग क्यों बढ़ती है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या गुरुजी? दूसरा तरीका अगर हम जान लेते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम।
सम सीमांत उपयोगिता नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम या सिद्धांत बोल सकते हो, उपयोगिता नियम बोल दो, या ये जो पहले वाला आपको दिख रहा है इसे हम नियम भी बोल सकते हैं, ये सिद्धांत भी बोल सकते हैं। अगर ये दो बातें आप पढ़ लेते हो ना, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत या सम सीमांत उपयोगिता सिद्धांत या नियम, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कीमत गिरने पर मांग क्यों बढ़ती है। समझना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, बहुत सरल भाषा में समझेंगे। इससे प्रश्न जो है 2016 की जो परीक्षा होती है, अब हम शुरू से चलेंगे और आपको बताते चलेंगे कैसे कितने प्रश्न कहां से आ रहे हैं। 3 प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिले हैं, 3, और वो 3 के 3 प्रश्न जो है वो कंसेप्चुअल थे। चलिए अब हम समझते हैं इस बात को। मांग के नियम की व्युत्पत्ति के 2 तरीकों में पहला जो तरीका है वो है सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। क्या हो जाएगा? सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। तो नंबर 1 आप हेडिंग लगाओगे सीमांत। अच्छा 1 मिनट, चलो लगा ही लो, सीमांत मैं यही समझा दूंगा इसके अंदर। सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता सिद्धांत बोल दो या लॉ बोल दो। लॉ का मतलब क्या होता है? नियम होता है। सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में एमयू बोलते हैं। इस 2 चीजों को समझना। सीमांत जो उपयोगिता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम यू से डिफाइन करते हैं। एम का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एम यू से डिफाइन करते हैं। एक आपको मिलेगा पी। पी का मतलब क्या होता है? ये तो सिंपल है, कीमत। कीमत, कीमत एक शब्द आपको ये मिलेगा। कीमत को आपको डिफाइन करेंगे पी से, यानी प्राइस। पहले इन 2 चीजों को समझो। एम यू का मतलब होता है संतुष्टि होना। एम यू का मतलब आप क्या समझोगे? संतुष्टि या मजा आना किसी चीज में। क्या आना? मजा आना। सिंपल भाषा देखो कि अगर आपने कोई वस्तु खरीदी और उसमें आपको संतुष्टि मिली, आपको मजा आया, तो आपको ये कोई फील नहीं होगा कि यार कोई चीज खरीदी है, आप संतुष्ट हो उससे, तो आपकी चाहे वो 100 रुपए की चीज है, आप वो कभी नहीं दुखेंगे रुपए लगाए हुए। जैसे मान के चलो आपने कोई दुकान पे जो है वो समोसा खाया और उस समोसे का प्राइस था 10 रुपए। अब 10 रुपए का क्या खाया आपने? समोसा खाया। समोसा खाने के बाद आपके मन से एक आवाज आई, वाह क्या बात है। तो इसका मतलब यह है कि आपको अब यह लग रहा है कि इस रुपये का अनुपात बराबर समोसे का अनुपात बराबर है, यानी जितना मैंने दाम दिया है उसका मुझे हक मिला है। संतुष्टि के मजा के आगे हक भी ले सकते हो। हक मिलना ही क्या कहलाता है? एमयू। एमयू प्राइस वेरी सिंपल है। किसी चीज की कीमत जो है वो जो ग्राहक देता है वो क्या कहलाती है? प्राइस कहलाता है, कीमत कहलाता है। ठीक है, वह कीमत जो ग्राहक जेब से दुकानदार को देता है। सिंपल सी बात है, ये तो पता ही है, दुकानदार को देता है। तभी तो हम बोलते हैं कि ये समोसा 10 रुपए का, तो वो हमारी क्या होगी? कीमत होगी। वो हो गया प्राइस, हो गया क्या हो गया? प्राइस हो गया। तो ये जो व्यक्ति खर्च कर रहा है, ये जो व्यक्ति खर्च कर रहा है वो किससे खर्च करता है? वो अपनी आय से ही क्या करेगा? खर्च करेगा। अब मेरी बात सुनो, आप जो है वो पैसा खर्च कर रहे हो, वो आय से क्या? गुरुजी अभी हमने तो कमाने शुरू नहीं किया। अरे भाई वो किसी की तो आय है, आपके पापा की आय है, आपकी भाई की आय हो सकती है, आपके चाचा की आय हो सकती है, आपकी दादा की आय, वो किसी की तो आय है, खर्च कर रहे हो, तो इन पे आय खर्च होती है। इसे ही बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। क्या बोलते हैं इसे? उपभोक्ता संतुलन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक बार और बोल दो। इस बात को ही, ये सीमांत उपयोगिता और कीमत को ही, ये जो हमने पूरी परिभाषा देखी है, जब कोई कीमत चुकाता है और उससे ग्राहक को संतुष्टि मिल जाती है, उसे हम बोलते हैं कि उपभोक्ता जो है वो संतुष्ट हो गया है, उपभोक्ता का संतुलन उस वस्तु के साथ बन गया है।
ये बात समझ में आ गई क्या आपको? मैंने यहां पर कहा था कीमत गिरने पर मांग बढ़ती है, तो यहां पर पहले तो मैंने दो शब्द बताए। अब हम पढ़ेंगे ये कि किस प्रकार मांग जो है वो यहां पर घटती बढ़ती है। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, अब आपके सामने मैं फेज नंबर 1 रख रहा हूं। जैसे मैं एक केस रखता हूं आपके सामने, ठीक है, फेज 1। जैसे एक केस आया आपके सामने, गुरुजी क्या? अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अगर अगर कीमत घट जाए, घट जाए, देखो, अगर कोई वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसका जो सूत्र रहेगा वो एमयू की तरफ आपको जो है वो ज्यादा, यानी संतुष्टि ज्यादा होगी, और प्राइस जो है वो घटा है तो प्राइस की तरफ जो है वो कम का निशान आ जाएगा। समझ में आ गई बात? जी सर। अगर कीमत घट जाती है तो उसकी मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये बात यहां तक ठीक है, ये बात यहां तक जो है मेरे भाई वो ठीक है। जैसे अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप, हाँ, मांग बढ़ेगी। जैसे अब मैं आपको यहां पर एक केस सुना रहा हूं, एक परिभाषा सुना रहा हूं। मान लो आपको भूख लगी है, आपको क्या लगी है? आपको यहां पर भूख लगी है। अब यहां पर इसका मतलब पता है क्या है? यहां पर मैंने ये जो निशान बड़ा इसकी तरफ लगा है, इसकी तरफ का मतलब ये है संतुष्टि, संतुष्टि होना, यानी, और ये पी का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कीमत। तो अब यहां केस नंबर 1 में मैंने ये लगाया है कि यहां संतुष्टि अधिक हुई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि अगर कीमत घट जाती है, कीमत घट जाती है तो यहां पर आपको संतुष्टि ज्यादा मिलेगी। जैसे मान के चलो आपको भूख लगी है भयानक, भूख भयानक लगी है, भयानक, भयानक लगी है। समझना बात को ध्यान से, आपको क्या लगी है? भूख लगी है। आपको भूख लगी है तो मेरे भाई आपने विचार किया कि यार समोसा खाते हैं, और उस समोसे का प्राइस जो था वो कितने रुपए था? 10 रुपए। 10 रुपए का जो है आपको क्या मिला? आपको समोसा मिला। 10 रुपए का आपको क्या मिला? समोसा। अब आपको भूख ज्यादा लगी थी, आपने देखा होगा ऐसा कई बार, आपको भूख ज्यादा लगी थी, जब आपने जैसे ही समोसा खाया तो यहां पर आपको संतुष्टि जो हुई, आपको जो मजा मिला, आपको जो संतुष्टि हुई वो मिली 20 रुपए की। तो क्या मिली? 20 रुपए की। मतलब आपने जैसे ही कोई समोसा खाया उसके अंदर आपको संतुष्टि कितने की मिली? 20 रुपए की। पहली बार जब आपने समोसा खाया आपको भूख लगी थी, 10 रुपए का समोसा था, लेकिन आपने मन ही मन में सोचा समोसा खाने के बाद, यार ये समोसा खाया ना, वास्तव में दुगना, 10 रुपए से दुगना मजा आया है। तो इसमें आपको संतुष्टि की तरफ जो है वो ज्यादा निशान देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत भी कम है, कीमत भी कम है, और आपको जो है वो आनंद भी खूब आया है, संतुष्टि भी हुई है। और जहां पर संतुष्टि ज्यादा हो, संतुष्टि ज्यादा हो, तो वहां आपको जो है वो ये संतुष्टि का निशान की तरफ जो है वो ज्यादा आपको बहुलता देखने को मिलेगी। कीमत कम है, संतुष्टि आपको क्या हुई है? ज्यादा हुई है। ये मोर देन का निशान आपको मिल रहा है एमयू की तरफ। एमयू का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। चलिए, अच्छा, अभी यही बात है सेम की सेम। अब आपका मन किया कि अब आपके लालच आ गया मन में। अब मैंने कहा था ना कि अगर कीमत घट जाती है तो लोग उसको, अब संतुष्टि ज्यादा हुई है आपको तो इसकी ओर ज्यादा आप आकर्षित हो गए। अब आपके सामने फेज नंबर 2 आया, फेज नंबर 2 आया। अब दूसरे केस में आपने या फेज में क्या किया? आपकी जो भूख है वो थोड़ी कम हुई, लेकिन भूख तो लगी हुई है, एक समोसे से कम थोड़ी होती है, थोड़ी कम हुई, तो आपने विचार किया कि यार एक समोसा और लेते हैं। आपने एक समोसा और लिया 10 रुपए का, लेकिन अब आपने जो समोसा खाया तो आपको स्वाद जो आया वो 10 रुपए का ही आया, क्योंकि पहले भूख ज्यादा भयानक थी, इसलिए आपको मजा कितने का आया था? 20 रुपए का। अब आपने दूसरी बार वो समोसा खाया ना, तो आपको जो हक मिला, आपको जो संतुष्टि मिली वो कितने की मिली? 10 रुपए की। तो यहां पर जो कीमत है और जो एम यू है, संतुष्टि का अनुपात जो है, संतुष्टि का या मजे का अनुपात जो है वो क्या देखने को मिला? बराबर देखने को मिला।
बराबर देखने को मिला। अब आओ इसी केस के 3 नंबर, फेज 3 में आओ आप, फेज नंबर 3 में आओ आप। अच्छा, अब आपने तीसरा समोसा खाया, तीसरा समोसा खाया। अब दुकानदार तो खिलाता रहेगा, था कितना ही मांग लो चाहिए, दुकानदार तो खिलाता ही रहेगा आपको। ये समझना, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे ही आपने तीसरा समोसा खाया, अब उसकी प्राइस तो कितनी है, 10 रुपए, कीमत तो कितनी है, 10 रुपए। लेकिन अब आपका पेट लगभग भरा हुआ है। अब लास्ट वाला जब आपने खाया ना, तो एकदम मन सा मार दिया। अब वो चाहे स्वाद हो, टेस्टी हो, लेकिन आपने कहा यार पेट तो भरा हुआ है, तो आपने आधा खाया और आधा वो घेर दिया, क्योंकि पेट भरेगा तो ऊपर से डालती थोड़ी रहोगे, तो वो चीज है, आधा घेर दिया। तो अब आपको लास्ट वाले में ये लगा कि यार मजा जो आया ना वो 5 रुपए का आया, मजा जो आया वो किस तरह का आया, 5 रुपए का। तो यहां तीसरे केस में आपको क्या देखने को मिला, यहां पर जो मजा है, जो संतुष्टि है वो कम हो गई। तो यहां पर आपको तीसरे केस में जो है वो क्या देखने को मिलता है, एमयू, एमयू यहां पर आपको, सॉरी ऐसे लिख लो, या एमयू ऐसे लिख दो, या आप ऐसे लिख सकते हो प्राइस। ये बात एक ही है, जहां मुंह खुला होगा ना, वो भाग जो है बड़ा होगा, ये भाग। यहां पर अब आपको ये लगने लगा कि कीमत ज्यादा है, तीसरे केस में आपको क्या लगने लगा कि कीमत जो है वो आप ज्यादा है, इसीलिए कीमत गिरने पे आप वस्तु खरीदते हो। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप खरीदते ही जाते हो, एक जगह पर आकर आप जो है उससे संतुष्ट होना पड़ता ही है आपको। तो जब, लेकिन मेन बात यहां पर ये मैं आपको समझा रहा था, अगर कीमत घट जाती है तो वहां पर संतुष्टि जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन ये एक समय तक, एक समय तक। जैसे जैसे आप एक ही चीज को बार बार यूज करोगे तो हम बोर होने लग जाते हैं। ये बात अपने जीवन में अपना के देख लो चाहे आप। अब जैसे मान लो आपने बर्गर खाने का मन किया, बर्गर खाना है, या पिज्जा खाने का मन किया, एक खा लोगे, ठीक है, उसको तो संतुष्टि मिल जाएगी यार, 150 रुपए लगाएंगे संतुष्टि। अब दूसरा और मंगा लोगे ना, अब वो स्वाद चाहे वही होगा, लेकिन आपका पेट जो है वो भर चुका होगा, तब आपको ऐसे लगेगा कि यार अब इसकी कीमत वो नहीं रही। मतलब अब आप संतुष्ट उस पहले वाले से ही हो गए थे, तो दूसरे वाले में जो वो मजा इतना नहीं आएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर तीसरे में आपको क्या याद रखना है, तीसरे में ये याद रखना है, हाँ, तीसरे में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, अगर कीमत बढ़ जाए, अगर कीमत बढ़ जाए तो मांग कम हो जाती है। अगर कीमत बढ़ जाए तो मांग क्या हो जाती है, मांग में कमी आ जाती है। तो क्योंकि अब कीमत वो जो है वो बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, क्योंकि 10 रुपए वाला अब आपको 5 में लगने लगा। अब आगे वाला और समोसा खाते तो वो 0 पे ही हो जाता बिल्कुल, यानी आपने तो 10 दिए लेकिन आपको 0 रुपए वो पूरा का पूरा लिया हुआ फेंकना ही पड़ता। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, तो कीमत जहां बढ़ जाएगी वहां मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये बात सरल तरीके से समझ गए ना मेरे भाई। चलिए हम एक बार और आपको ये बताते हैं। देखो, हमने आपको ये समझाया कि एमयू, एमयू का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब जो संतुष्टि है उसे ही बोलते हैं हम। तो संतुष्टि कब होती है, जब कीमत, ये बात याद रखना, जब कीमत घट जाए तो हमें संतुष्टि होती है, यार इतने कम कीमत में हमें ये चीज मिल गई। अच्छा, संतुष्टि कब नहीं होगी, जब कीमत बढ़ जाए। तो कीमत बढ़ जाएगी, वहां कीमत बढ़ जाएगी तो वहां संतुष्टि आपको नहीं होगी। इसलिए यहां कीमत की ओर आपको यहां निशान ज्यादा देखने को मिले। यहां कीमत ज्यादा होगी तो मांग में क्या देखने को मिलती है, मांग में कमी देखने को मिलती है। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई ना। जहां संतुष्टि होगी वहां पर ये जो मोर देन का निशान है वो आप लगा देना। जहां पर आपको संतुष्टि नहीं होगी फिर वहां आप प्राइज की तरफ ये निशान लगा दोगे कि भाई साहब अब मुझे इसका प्राइस ज्यादा लग रहा है। सिंपल भाषा में ये बात आपको समझ में आ गई। चलें आगे, कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दो। इतनी समझ में आई तो नंबर 1 हमने पूरा पढ़ लिया है, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत। अब 2 नंबर पढ़ेंगे सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसको। तो अब आप लिखो 2 नंबर, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे भाई।
देखो, ये आप जो है क्लासेस देख रहे हो, इसको अगर आप ध्यान से सुन भी लेते हो ना, तो भी आप परीक्षा में धूम मचा दोगे, क्योंकि इसमें चीजें समझने वाली है। यहां पर आपके कंसेप्ट हुए, थोड़ा बहुत समझना है, थोड़ा सा पीछे करके और एक बार और देख लो, समझ में आ ही जाएगी। एक बार दो बार सुनने पर ये चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अब सोच के देखो, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो विद्यार्थी बिल्कुल इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, ऐसे तैयार होने वाले ये सब्जेक्ट है नहीं, बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ती है आपको इन सब्जेक्टों पर, तब जाकर ये चीजें जो है वो आपकी तैयार होती है। ठीक है, चलिए, समसीमांत उपयोगिता का नियम जो है वो क्या कहता है, इसके अंदर आप ये देखना। अच्छा, ये नियम तब काम आता है जब आपको दो चीजें खरीदनी होती है। इसमें पहली बात तो ये लिखोगे, यह नियम तब काम आता है जब आपको दो चीजें खरीदनी होती है, दो वस्तु जो भी है, दो चीज यानी एक अपने एक्स ले लेते हैं, एक वाई खरीदनी होती है, खरीदनी होती है। ये नियम आपके तब काम आएगा। दूसरा, ठीक है, जब आपको कितनी चीजें खरीदनी होती है, दो चीजें खरीदनी, अलग अलग दोनों चीजें, जैसे एक एक्स होगी एक वाई होगी। जैसे एक्स मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूं सेब हो गया, खाने वाली चीज ले लेते हैं, एक्स मान लो सेब हो गया, और वाई जो है वो केला हो गया। चलो एक बार इसको होल्ड रखो यहां पर, एक बात और मैं आपको आगे समझाता हूं। ठीक है, हाँ, देखो, अब मान के चलो, यह जो नियम है तब काम आता है जब दो चीज खरीदनी होती है। अब मेरी बात सुनो, कोई ग्राहक है, कोई उपभोक्ता है, उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता कौन होता है, खरीदार होता है, जो जैसे हम हैं, कोई चीज खरीदते हैं। उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है, उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करेगा, इस प्रकार खर्च करता है जिसमें उसको दोनों चीजें मिले, और उस मिलने वाली चीज बराबर, जो संतुष्टि है यानी प्राइस और संतुष्टि का जो अनुपात है वो बराबर हो। ठीक है, हाँ, खर्च करता है जिससे दोनों मिलने वाली वस्तुएं, मिलने वाली चीज बोल दो या वस्तुएं बोल दो, वाली वस्तुओं, वस्तुओं वस्तुओं से मिलने वाली, मिलने वाली संतुष्टि, मिलने वाली संतुष्टि व कीमत का अनुपात, अनुपात बराबर हो, बराबर हो, तब वो खुश हो जाएगा। जैसे हमने यहां पर आपको एक बात बताई थी कि अगर मान के चलो, दूसरे केस में हमने ये पढ़ा था कि उस व्यक्ति ने 10 रुपए का समोसा जो है वो खरीदा, खरीदा, अब उसको हक भी कितने का मिला, मजा भी कितने का आया, 10 का आया। तो यहां पर आपको अनुपात क्या देखने को मिला, मतलब जितने उसने पैसे लगाए उसका उसको क्या मिल गया, हक मिल गया, उसको मजा आ गया, उतने की उसको संतुष्टि होगी। तो ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, समसीमांत उपयोगिता का नियम। अच्छा, लेकिन यहां पर यह बात याद रखना, दोनों चीजों की, वहां हमने एक समोसा पढ़ा है, यहां पर दोनों मिलने वाली वस्तुओं से मिलने वाली संतुष्टि और कीमत का अनुपात बराबर हो, है ना, अनुपात जो वो क्या हो, बराबर हो। इसका जो सूत्र होता है वो होता है एम यू। अब हमने एक वस्तु जो है वो ली थी क्या, एक्स, बट्टे में लिखेंगे प्राइस एक्स। अब इनका अनुपात जो बराबर रहेगा किसके, एम यू। ठीक है, दूसरी वस्तु का नाम y था, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे पी वाई। बात समझ में आ गई क्या, क्यों, मान के चलो ये यहां पर x हमने क्या लिया, सेब। अब हमने जो सेब लिया उससे भी हम जो है वो संतुष्ट हैं जितने पैसे दिए, और मान लो हमने y क्या माना था, केला, केला लिया, इससे भी हम संतुष्ट हैं। तो इनका जो अनुपात है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, बराबर देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम एक आपको अच्छे उदाहरण से समझाते हैं, बहुत शानदार तरीके से समझोगे।
अभी भी आपको समझ आया तो बेस्ट, नहीं आया तो अगली लाइन में समझ जाओगे। अब मैं आपको ये कह रहा हूं अगला बात कि अनुपात कब बिगड़ेगा। अनुपात बिगड़ जाएगा। कब बिगड़ जाएगा ये समझो आप बात को। ये जो अनुपात अभी हमने बनाया है ना, ये बिगड़ जाएगा। कब बिगड़ जाएगा देखिए, ये बिगड़ेगा जैसे ही सेब सस्ता होता है। अब आपको पता है सेब महंगा है। जैसे ही सेब, सेब हमने क्या माना है, एक्स माना है। सेब सस्ता होता है, जैसे ही सेब सस्ता हुआ तो सेब वाला जो हिस्सा है, तो सेब वाला हिस्सा, सेब वाला हिस्सा हमने क्या लिखा था, सेब वाला जो हिस्सा है मेरे भाई वो क्या लिखा था, सेब को एक्स माना था, तो एम यू यानी मिलने वाली जो संतुष्टि है बट्टे में प्राइस, प्राइस लिखेंगे और यहां पर लगा देंगे अपने एक्स। ये कौन किसका हिस्सा है, सेब वाला हिस्सा। तो सेब सस्ता होता है तो सेब वाला हिस्सा, सेब वाला हिस्सा केले वाले हिस्से, केले वाले हिस्से, तो केले वाले हिस्से को हमने क्या माना, समझो बात को ध्यान से। केले वाले हिस्से को हमने जो है वो माना एम यू बट्टा में सेम यही चीजें पी, बस उसका हमने मान वाई लिया था तो यहां पर लिख दिया वाई। ये कोई मैंने नहीं लगाए वाई, मतलब ये हमने वहां प्रश्न में लगे हुए तब वाई लगाए हैं। देखो केले को हमने क्या लिखा था वाई, और सेब को क्या लिखा था एक्स लिखा था। तब यहां पर हमने ये लिखा जैसे ही सेब सस्ता होता है तो सेब वाला जो हिस्सा है ना, वो केले वाले हिस्से से बड़ा होगा, केले वाले हिस्से से बड़ा होगा। अब इसको हम समझते हैं, देखो ध्यान से, अब इसको हम समझते हैं। देखो अब वैसे सेब महंगा है, अब मान के चलो सेब आपको मिल रहे हैं 10 रुपए किलो, ठीक है, और केले जो है वो आपको मिल रहे हैं 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। तो आप जो है चाहे आप केला लवर हो तो भी आप कहोगे यार केले बहुत महंगे हो गए हैं। अब यूं करते हैं अपने कुछ दिन सेब खाते हैं, तो आप यहां ये देखोगे कि सेब की मांग जो बढ़ जाएगी, सेब की मांग जो बढ़ जाएगी बजाय केले की। तो यहां पर ये अनुपात कब बिगड़ जाता है, ये जो बराबर वाला अनुपात है, ये अनुपात तब तक ठीक रहेगा जब सेब और केले की कीमत से हम संतुष्ट हैं। लेकिन यहां जो केले की कीमत है ना अब उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो ये अनुपात जो है वो क्या है, बिगड़ जाएगा। ये बराबर तब रहेगा, ये बराबर तब रहेगा जब इससे हम संतुष्ट रहेंगे। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है सेब यानी MUP, सेब का मान x लिया था तो x और केले का मान y लिया था, ये बराबर है तब तक तो ये सम सीमांत उपयोगिता का नियम काम करेगा। लेकिन ये नियम कब फेल हो जाएगा, जब ये अनुपात बिगड़ता है। अनुपात कैसे बिगड़ेगा, एक की कीमत यहां पर बिल्कुल कम होगी, एक की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा बढ़नी इसकी चाहिए थी, बढ़ इसकी गई। तो यहां पर सेब सस्ता होते ही सेब वाला हिस्सा जो है वो केले वाले हिस्से से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बड़ा हिस्सा किसका हो जाएगा, सेब का हिस्सा जो है यहां पर बड़ा देखने को मिलेगा। तब हम ये पढ़ते हैं कि अनुपात जो है वो बिगड़ जाता है, अनुपात जो है बिगड़ जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे उस प्रश्न का आप जवाब दोगे। अब इतना आपने समझा है तो एक प्रश्न का जवाब दो। ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि x यानी केला, x क्या है, सेब है क्या, हाँ, x की मांग कब बढ़ेगी ये बताओ, x की मांग कब बढ़ेगी। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये। अगर ये आपने कर दिया तो बस आपको इसके बाद मतलब ये समझ लो कि प्रश्न कितना मर्जी डीप आ जाए, कितना मर्जी घुमाकर आ जाए, आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। एक्स की मांग कब बढ़ेगी, अब आपको ये बार बार बताया कि मांग कब बढ़ती है, जब कीमत गिरती है। ये बात तो पता ना, मांग कब बढ़ेगी, जब एक्स की जो कीमत है वो गिरेगी, कीमत गिरती है। जैसे ही कीमत गिरती है, जैसे ही कीमत गिरती है मांग जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसका सूत्र क्या होगा, मांग कब बढ़ेगी, कीमत गिरने पर मांग बढ़ेगी। अब इसका सूत्र बताओ। देखो x है तो हम लिखेंगे MUX। अब इसका प्रश्न आ सकता है इसी सूत्र के हिसाब से, ये आया भी है प्रश्न, तब मैं आपको इस सूत्रों को बार बार समझा रहा हूं P। अच्छा अब यहां पर हमने दूसरी तरफ क्या लिखा है, MUY बट्टा में
प्राइस के आगे भी क्या लिख दिया, बाय। अब यहां पर बताओ एक्स की मांग कब बढ़ेगी, एक्स की मांग जो है वो कब बढ़ेगी, जब इसकी कीमत गिरेगी, कीमत जो है वो गिरेगी। तो यहां पर जो मांग का निशान है ये हमने बार बार आपको पढ़ाया है, बार बार लिखाया है। यहां पर मुंह जो है किसकी तरफ खुलेगा, वो एक्स की तरफ खुलेगा, क्योंकि यहां पर एक्स की जो है वो मांग बढ़ेगी जब कीमत गिरेगी। तो मांग यानी संतुष्टि ज्यादा होगी, वहीं पर आपको जो है, अब संतुष्टि आपको किससे हो रही है, संतुष्टि जो है वो आपको हो रही है एक्स से। किससे हो रही है, एक्स से, क्योंकि इसकी मांग बढ़ी है, कब बढ़ी है, जब इसकी कीमत गिरी है। अब इतनी देर पहले मैं आपको यही समझाता आ रहा था, एक बार और देख लो। यहां पर सेब है, सेब सस्ता हो गया, सस्ता होते ही हम संतुष्ट हो जाएंगे सेब से। 10 रुपए किलो सेब मिला, संतुष्ट हो गया, नहीं भर भर के लाओगे घर पे 2-2 3-3 किलो। तो यहां पर इसकी जो मांग है वो क्या है, बढ़ जाएगी, इससे आपको संतुष्टि जो है वो मिल जाएगी। अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप ऐसा सूत्र लगा के ये प्रश्न को तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत, यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत सरल भाषा का यूज किया है मेरे भाई। अगर ये आपको समझ में आ गया तो मजे आ जाएगा। देखो एक बार फिर, एक्स की मांग कब बढ़ेगी, जब एक्स सस्ता होगा, एक्स सस्ता होगा तो यहां पर इससे हमें संतुष्टि मिलेगी, ये मुंह जो है इधर की तरफ ज्यादा खुलेगा, इसकी मांग जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और वाई की मांग, क्योंकि केला 40 रुपए, बहुत कम लोग ही खरीदेंगे इसको, फिर वही गिने चुने लोग खरीदेंगे, तो इसकी मांग थोड़ी बढ़ती है ऐसे में, वो चीज है। ये बात हमें समझ में आई क्या? मैं आपको बता रहा हूं कि ये टॉपिक पहला है, जैसे अब कोई एप्लीकेशन में जो विद्यार्थी देख रहा होगा ना, तो वो लगेगा अल्लाह अल्लाह, हमने तो जो है वो कोर्स खरीदा है और गुरुजी तो इसको यूट्यूब पर, ये डेमो क्लास है। कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं ना कि गुरुजी यूट्यूब पर कैसे पढ़ाएंगे, उसलिए यानी एप्लीकेशन में कैसे पढ़ाएंगे, तो ये डेमो क्लास है। ये आपका जो कोर्स है वो आपको विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन में मिल जाएगा कंप्लीट। अच्छा, इस प्राइस आप ऐसे मत सोचना गुरुजी ने ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर हम आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, इसके इंक्लूडेड ही टेस्ट सीरीज रहेगी, उसको अलग से नहीं खरीदना आपको, है ना। जैसे आपने टॉपिक किया टेस्ट लगाओ, जैसे टॉपिक किया टेस्ट लगाओ, ये सब आपको इसी बैच के अंदर जो मिल जाएगा। 18 से 20 प्रश्नों का वेटेज है, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं ये बात, इसको हल्के में मत ले जाना मेरे भाई। बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे तो ये आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बस पढ़ाने वाला चाहिए, है या नहीं है जी सर। और एप्लीकेशन के अंदर भी हम जो पहले टॉपिक क्लास है वो अनलॉक रखेंगे, आप पहला टॉपिक आराम से जो है, अगर एप्लीकेशन में देख रहे हो तो वो भी निःशुल्क देख सकते हो, लेकिन आगे वाले एक दायरा होता है कि यूट्यूब पर भी हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, ऐसे कि नहीं है कि यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे, इंडियन जियोग्राफी वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एसएसटी का जो सेकंड पेपर है ना, जो आपकी जियोग्राफी वाला पार्ट है, ठीक है, जैसे ज्वार भाटा वगैरह, ज्वालामुखी, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना वगैरह, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलो आगे। इतनी बात बताओ आपको समझ में आ गई क्या? हाँ, चलो इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो अब आप लिखोगे मांग के नियम लागू कैसे होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है, तो लिखो मांग के नियम लागू होने के कारण। मैं आपको 4-5 कारण लिखवा देता हूं कि मांग का नियम जो है वो लागू होता है, उसके पीछे क्या कारण है कि वहां मांग का नियम लागू हो जाता है। तो यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा है मेरे भाई, सुनो ध्यान से। मांग के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ी है, कीमत गिरने पर मांग बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, इससे हमने 2 तरीकों में सीखा है। पहली, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत देखा, इसमें हमने आपको ये बताया सीमांत उपयोगिता क्या होती है, यानी संतुष्टि आप हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। अगर मान लो कई बार क्या होती है कि कीमत भी गिर जाती है, तो भी लोग जो उसको नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वो घटिया किस्म की होती है चीजें, कैसे खरीदेंगे, है ना। तो वो भी चीज जो है यहां पर मैटर करती है, वो आगे धीरे धीरे समझोगे। सम सीमांत उपयोगिता के अंदर पढ़ा था, जब हमें 2 चीजें खरीदनी होती है, तो वो हमने उदाहरण लेकर आपको ये कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझाई। ये अनुपात कब बिगड़ जाता है, तो भी हमने ये बात बताई आपको। ठीक है, चलिए अब अपने पढ़ते हैं मांग के नियम लागू होने के पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या जो है वो आपको कारण देखने को मिलते हैं, क्या क्या कारण जो है वो देखने को मिलते हैं मेरे भाई। तो यहां पर कारण नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, है ना। जैसे मांग के नियम को लागू होने के कारण, मतलब मांग का नियम मतलब जब कीमतें गिरती हैं तो मांग बढ़ती है, कीमत जो है, कीमत गिरने से मांग जो है, मांग वो बढ़ती है, बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, बढ़ती है।
क्यों बढ़ती है, यही कारण बता रहा हूं मैं आपको। तो नंबर 1 में आप जो है वो ईमानदारी से लिखोगे क्रेताओं की संख्या, क्रेताओं की संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मांग बढ़ाने में। इनकी संख्या, क्रेताओं की संख्या। यहां पर है कि अगर कीमत कम होती है तो लोग खरीदने वाले क्या हो जाते हैं, ज्यादा। क्रेता जो है वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो उस पे मांग का नियम जो है वो लागू हो जाता है ना, कि मांग बढ़ जाती है चीजों की। जैसे मान के चलो हम मान के चलते हैं किताब, हम एक बुक की बात करते हैं, जैसे भूगोल का सूत्र की बुक की बात कर लेते हैं। ये अपनी राजस्थान जियोग्राफी की बुक है, जो साथी नहीं लेकर आए भाई ले आना, ये है ना। अभी तक जो साथी ये किताब नहीं लेकर आए, राजस्थान जियोग्राफी की है, सरल भाषा में डायग्राम के माध्यम से इसमें सब चीजें जो है बताई हुई है। तो मान लो ये अपने भूगोल का सूत्र की किताब है, ये बुक है, ठीक है। अब मान के चलो इस किताब में हम एक ऑफर ले आते हैं, इसकी कीमत थोड़ी कम कर देते हैं। कीमत क्या कर दी हमने, कम कर दी। तो अब जो विद्यार्थी होगा वो सोचेगा यार कीमत कीमत तो जो है इसकी कम हो गई है। तो कम से कम 50% विद्यार्थियों का मूड करेगा कि हम इस किताब को ले लेते हैं। तो क्रेताओं की संख्या पहले जो जितनी थी उससे ज्यादा हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हुई सर। तो यहां पर बुक खरीदने वाले जो क्रेता है उनकी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी कीमत गिर गई है। कीमत जो है वो हमने कम कर दी है। कीमत कम करते ही मांग जो है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो क्रेताओं की संख्या में आप ये बात लिख ले, है ना। क्रेताओं की संख्या में ये लिख लेना कि कीमत कम होने पर खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है। खरीदने वालों की संख्या संख्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो खरीदने वालों की जो संख्या है वो आपको क्या है, यहां पर बढ़ जाती है, ये देखने को मिलती है। नंबर 2 में आप लिखोगे शब्द आय का जो प्रभाव है वो भी मैटर करता है। ये भी एक कारण जो है वो बन जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई सामान जो है वो सस्ता हो गया। सामान जो है, सामान क्या हो गया, सस्ता हो गया। सामान क्या है, सस्ता। अब आपकी जो आय है, मान के चलो महीने का आप 40,000 रुपये जो है वो कमाते हो। 40,000 रुपये आप कमाते हो, जिसमें से आपको पता है कि राशन जो है वो 20,000 रुपये का आ जाता है। अब आपको पता है कि 20,000 मेरे राशन में खर्च होते हैं, और अचानक राशन सस्ता हो जाता है 50%। अब वो राशन आपको जो है कितने का मिल गया, 10,000 रुपये का। वो राशन आपको 10,000 रुपये का मिला। अब आपके पास जो वो आय के 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बच गए। आय के जो है वो 10,000 रुपये क्या है, एक्स्ट्रा बचत होगी। अब उसमें आप फिर क्या करोगे, आप सामान जो है वो ज्यादा खरीदोगे। तो यहां पर लिखा है आय पर भी जो है वो प्रभाव देखने को, आय का प्रभाव भी जो है वो देखने को मिलता है। ये आपने ऐसे सुने, ये आपने ऐसे करें कि आपकी जो इनकम थी, आय थी, वो दुगनी होगी। जैसे 40 कमा रहे थे, अब आप 80,000 रुपये महीने का कमा रहे हो। 80 कमा रहे हो तो उसमें फिर आप क्या करोगे, आप जो है सामान भी ज्यादा खरीदोगे, और उसके अलावा क्वालिटी का सामान जो है वो खरीदने लग जाओगे, है ना। क्वालिटी का जो सामान है वो खरीदने लग जाओगे। बहुत बढ़िया। तो सामान सस्ता होता है, तो या ये बात लिख लो, उसी पैसे से हम सामान ज्यादा खरीद लेते हैं, या ये बात याद रखो, ज्यादा खरीदते हैं, या ये बात याद कर लो, या यहां पर ये उदाहरण भी याद कर लो कि आय दुगनी हो जाए। कि आप पहले 40 कमा रहे थे, अब 80 कमा रहे हो, तो भी आप जो है वो सामान ज्यादा खरीदने लग जाओगे। तो ऐसे आय से भी मांग जो है वो बढ़ती है। 3 नंबर पे आप लिखोगे प्रतिस्थापन प्रभाव। 3 नंबर पे आप क्या लिखोगे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन प्रभाव। अब आप कहोगे गुरुजी प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वह क्या होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव में आप जैसे ये समझोगे कि यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन है, एक चाय पीनी है आपको, और एक आप जो है वो कॉफी पीनी है। अब सुनना ध्यान से। अब यहां पर मैं ये कहता हूं कि कॉफी की जो कीमत है वो ज्यादा हो जाती है। कॉफी की कीमत जो है वो यहां पर क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और वैसे ज्यादा ही है कॉफी की, तभी लोग जो है कॉफी कम पीते हैं।
कॉफी की कीमत ज्यादा हो जाती है, मान के चलो कॉफी जो है वो 40 रुपए का पाउच आ रहा है और चाय का जो पाउच है वो 10 रुपए का आ रहा है। तो लोग जो है कॉफी पीने वाले भी होंगे ना, वो प्रतिस्थापन करके किधर आ जाएंगे, चाय की ओर आ जाएंगे। तो यहां पर इसकी मांग, यानी कीमतें जब कम होती है, कीमतें गिरती है तो मांग बढ़ती है, तो प्रतिस्थापन भी हो जाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव भी देखने को मिलता है इस मांग के नियम लागू होने में। कि लोग जैसे पहले क्या पी रहे थे, कुछ कॉफी पी रहे थे, अब या सारे लोग कॉफी पी रहे थे, अब यहाँ चाय की कीमत 10 होगी तो कॉफी वालों का रुझान जो है वो किधर की ओर आ जाएगा, चाय की ओर आ जाएगा। अधिकतर लोग मूव ऑन कर जाएंगे किसकी ओर, चाय की ओर। तो यहां पर प्रतिस्थापन प्रभाव भी देखने को मिलता है। वेरी सिंपल है। 4 नंबर जो आप पॉइंट पढ़ोगे, 4 नंबर जो आप पॉइंट पढ़ोगे वो लिखोगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। ठीक है, अब देखो, मान के चलो इसमें हमने वही बात किया कि सामान का हम ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और इससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है वो कम हो जाती है, मिलने वाली संतुष्टि जो है वो कम हो जाती है। संतुष्टि कम होगी तो वो हमें खुशी भी कम ही देगी, खुशी कम देगी। इसलिए आप क्या करोगे, अगली इकाई तभी खरीदोगे जब उसकी कीमत जो है वो कम होगी, वरना वो पड़ी है, चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मान के चलो घर में अपने बात करते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे अपने घर में फ्रिज है, यूज कर रहे हैं, अब वो पुराना हो गया, कोई बात नहीं है, चल रहा है तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही बाजार में हमें ये सुनने को मिलती है कि भाई साहब फ्रिज की कीमतों में कमी हो गई, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं यार, एक फ्रिज ले आते हैं, ये पड़ा है पड़ा रहेगा। तो फिर कम कीमत होने पर जो है, कीमतें जब गिरती है तो हम जो है, जैसे फ्रिज की बात उदाहरण दिया, तो वो फ्रिज भी ले आएंगे। उसे बोलते हैं सीमांत उपयोगिता का ह्रास हो जाएगा यहाँ पर। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है यहाँ पर, ये भी मांग के नियम को लागू करने में जो है सहायता करता है। इसमें आप ये बात लिख लो कि सामान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई सामान है, सामान वो ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सामान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे मिलने वाली खुशी कम होने लगती है। और ये हमें देखा भी हुआ ही है, उससे मिलने वाली जो खुशी है ना, बाद में हमें क्या है, कम होने लगती है। अब जैसे मान के चलो पहली बार हमने घर पे टीवी लगाया था, तो रात को कई लोग तो सोए नहीं होंगे, है ना, क्या 4 बजे तक टीवी देखते रहे। या पहली बार डिश लगाई थी, छतरी लगाई थी घर पे, तो आप सोए नहीं हुए होंगे, कि आपको ये एक वो इंटरेस्ट रहा, एक रुचि रही, है ना, क्योंकि सामान आपने जो है, सामान जो है वो पहली बार खरीदा है, लेकिन उसको डेली आप प्रतिदिन जो है देखते रहोगे, देखते रहोगे, उसका यूज करते रहोगे। जैसे मान लो पहली बार फोन खरीदा था, तो फोन का हम ऐसे रात भर क्या क्या उसमें जो है वो अपडेट कर रहे थे, सिस्टम को कितना अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे थे, है ना। धीरे 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 अब आपको पता लगा यार ये फोन मेरा ही तो है, ठीक है, फिर आपका उतना जो है लगाव वो नहीं रहा उससे, ठीक है। अब कई मूर्ख हैं जो रीलों पे अपना टाइम बिताते हैं, उनको मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो काम धंधे के लिए अपने फोन का यूज कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, थोड़ा टाइम पास करने के लिए 10-15-20 मिनट इंस्टाग्राम चला लिया, या जो भी आप सोशल मीडिया 15-20 मिनट वो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए चलाया, वो अलग है। 2-2 3-3 घंटे आप बिता रहे हो तो फिर, है ना, वो चीज काम की ठीक नहीं है। तो ज्यादा कोई चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिलने वाली खुशी भी कम हो जाती है, मिलने वाली खुशी जो है वो कम हो जाती है। अब जैसे मेरी बात सुनो ध्यान से, तो यहां पर ये खुशी कम होती है, सीमांत उपयोगिता का जो नियम है ना उसका ह्रास हो जाएगा। वो समोसे वाली जो मैंने कहानी सुनाई थी ना शुरू में, पहली बार खरीदा तो आपको मजा ज्यादा आया, दूसरी बार बराबर से लगा, तीसरी बार आपकी संतुष्टि खत्म होगी, वहां आपने कहा 10 लगा दिए, मजा 5 का भी नहीं आया। तो वो चीज है ना। तो सामान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा ज्यादा आप खरीद रहे हो, है ना, तो उससे मिलने वाली खुशी जो है वो कम हो जाती है, खुशी कम हो जाती है। इसलिए अगली इकाई तभी खरीदोगे जब कीमतें गिर जाती है ना। अगली इकाई तभी खरीदोगे, अब वो सेम कीमत का रहेगा तो नहीं खरीदोगे, कीमत कम हो जाएगी तो खरीद लोगे। जैसे अब मेरी बात सुनो, वो समोसा मैंने कहा था, तीसरा समोसा आप कब खरीदोगे, है ना। अब चलो चौथे समोसे में 3 तो आपने ले लिए थे, आधा तो फेंक ही दिया था। अब मान के चलो आप चौथा समोसा खरीदना चाहते हो,
अब वो समोसे वाला आवाज लगाता है कि भाई साहब आपने 3 लिए, अब ये समोसा मैं आपको 2 रुपए का दूंगा, तब आप उसको खरीद लोगे। क्यों? उसकी कीमत गिर गई है ना। आपकी नजर में कीमत कैसे, उसने कहा पहले 10 के खाए हैं, चलो 2 रुपए वाली तो संतुष्टि दे ही देगा, ले लेते ही, तो फिर आप उसको खरीद लोगे उस इकाई को। तो वो चीज यहां बताई गई है। यहां पर सीमांत उपयोगिता का जो है वो नियम का क्या हो जाता है, ह्रास नियम जो है वो काम में आता है। अगली इकाई तभी खरीदोगे जब कीमत गिरेगी। यही बात है, कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी। तो यहां ये हमने आपको मांग के नियम लागू होने के 4 कारण बताए। क्रेताओं की संख्या जो है, कीमत कम होती है तो क्रेताओं की संख्या बढ़ती है, तो मांग का नियम लागू हो जाता है कि भाई क्रेता ज्यादा आ रहे हैं तो मांग हो रही है इस चीज की, और बढ़ाओ। दूसरी, आय प्रभाव। जब लोगों की आय जो है वो बढ़ने लग जाती है, जैसे अब बात करते हैं अपने, तो आपने देखा होगा आज से लगभग 10 या 15 साल पहले हमने एक उदाहरण भी दिया था कि ये सरसों का तेल आता है, तो ये शायद 25 रुपए का पाइया आ जाता था, 100 रुपए लीटर आपको मिल जाता था। आज देखो 200, 250, 300 ऐसे प्राइस हो गए हैं, हुए नहीं हुए। तो वो चीजें, लेकिन ये तो जरूरतमंद की चीजें हैं। यहाँ अपने कोई और, जैसे अब नमक है, गेहूं है, अब इनके प्राइस चाहे कम हो ज्यादा हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोग इसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि नमक आप सोच के देखो कि नमक वगैरह आप रह सकते हो क्या? सब्जी में नमक नहीं गिरोगे, आटे में नमक नहीं गिरोगे तो उसका टेस्ट कैसा आएगा? गेहूं क्या खाओगे? गेहूं नहीं खाओगे तो और बताओ। तो ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, सारी जगह काम नहीं करते ये नियम। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। प्रतिस्थापन प्रभाव, तो यहां मैंने कहा स्थापन प्रतिस्थापन कॉफी से कहां पर हो गया? चाय, क्योंकि चाय की कीमत यहां गिर गई, तो ये प्रभाव भी जो है काम आता है। सिंपात उपयोगिता का ह्रास नियम जो है यहाँ ये भी काम आता है। जब सामान को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो उससे मिलने वाली खुशी जो है समय के साथ साथ समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। समाप्त तो नहीं कह सकते, कम कह सकते हैं, कम हो जाती है। अगली इकाई तभी खरीदेंगे जब कीमत उसकी गिर जाएगी। समझ में आ गई क्या इतनी बात? ठीक है। अब आप अगली हेडिंग जो लगाओगे वो लगाओगे मांग के नियम के क्या क्या अपवाद हो सकते हैं। तो हेडिंग लगाओ मांग के नियम के अपवाद। नियम के अपवाद। देखो कितना सिंपल तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं। अब आप क्या हेडिंग लगाओगे? मांग के नियम के अपवाद। अब आपकी जो अगली हेडिंग होगी वो क्या होगी? मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद का मतलब है कि ये जो मांग का नियम वो कब काम नहीं करेगा। मांग का जो नियम है वो कब काम नहीं करेगा, कब काम नहीं करेगा। बस इसको इतना ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, मैं इसके पॉइंट बनाता हूं और उसको समझा देता हूं। मांग का नियम कब काम नहीं करेगा? ये तब काम नहीं करेगा जब आपके अंदर अज्ञानता होगी। क्या होगी? अज्ञानता। अज्ञानता होगी तो मांग का नियम काम नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात में आप लिख सकते हो, दूसरी बात में आप लिख सकते हो गिफन का विरोधाभास। दूसरी बार आप लिख सकते हो गिफिन का विरोधाभास। गिफिन का विरोधाभास, ये समझाऊंगा मैं आपको, एक बार लिखा देता हूं। गिफिन का विरोधाभास, ये मांग का नियम कब काम नहीं करेगा? 3 नंबर पे आप लिख सकते हो, हाँ, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जब आपको खरीदनी होती हैं तो ये नियम काम नहीं करेगा। 4 नंबर पॉइंट पे आप लिखो, बिल्कुल सिंपल बताएंगे, देखते रहना। भविष्य में कमी का डर। अगर आपको ये लग रहा है कि भविष्य में इसमें कमी होगी तो आप जो है उसको खरीदने से मांग के नियम को नहीं देखोगे। 5 नंबर पॉइंट आप ये देखोगे प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन, प्रदर्शन, प्रदर्शन प्रभाव का मतलब है दिखावा। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब क्या हो जाएगा यहां? दिखावा। और 6 नंबर पॉइंट लास्ट आप याद रखोगे अनिवार्यता। अनिवार्यताएं। चलो अब मैं आपको एक एक चीजें समझाता हूं। अज्ञानता का मतलब, कई बार हम क्या करते हैं, कोई महंगी चीज होती है ना, महंगी, उस महंगी चीज को भी खरीद लेते हैं। महंगी चीज को भी खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं?
ताकि उसके बारे में हमें समझ नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है। कई बार दुकान पे ऐसे जूत लग नहीं जाता, यार ये तो महंगा ले लिया मैंने, फिर वो बाद में पछतावा होता है। तो वो हमारी अज्ञानता थी, उसके बारे में हमें समझ नहीं थी। फिर हम 2-3 दुकानों पे ट्राई करते हैं, फिर पता लगता है यार ये तो इतना दे रहा है, हमने तो गलती से वो महंगी खरीद ली। तो वहां मांग का नियम आपके काम नहीं करता है। समझ में आ गई। दूसरी बात, गिफन का विरोधाभास। गिफन का विरोधाभास क्या कहता है? बहुत घटिया वस्तु की कीमत गिरने से मांग में जो है गिरावट नहीं होती है। ये गिफन का विरोधाभास नियम है। क्या कि मान के चलो बहुत घटिया किस्म की वस्तु है, घटिया किस्म की जो है वस्तु है, अब फर्म वाले, कंपनी वाले क्या करेंगे? इसकी कीमत को गिरा देंगे, कीमत जो है वो गिराएंगे। अब ये बताओ, ये बहुत घटिया किस्म की वस्तु, लोग इसको लायक ही नहीं कर रहे, चाहे कीमत गिरे चाहे बढ़े, कोई लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत घटिया किस्म की वस्तु है, तो इसकी मांग भी जो है कीमत गिरने से बढ़ेगी नहीं, मांग भी कम ही रहेगी। तो यहां पर मांग के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि मांग तब बढ़ती है, मांग तब बढ़ती है जब कीमत गिरती है। लेकिन ये नियम फेल करना है अपने को। तो भाई साहब यहां कीमत गिर रही है, कीमत गिरी है लेकिन मांग नहीं बढ़ रही, क्यों? क्योंकि ये वस्तु जो है वो बहुत घटिया किस्म की है। ये गिफिन का विरोधाभास जो है वो रह जाएगा याद। गिफिन ने विरोधाभास क्या बोला कि बहुत घटिया किस्म की वस्तु ही तो चाहिए, उसकी कीमत गिराओ, मांग नहीं बढ़ेगी, फिर उसकी मांग में गिरावट ही रहेगी उसके। ऐसे बहुत से उदाहरण है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यहां पर मांग का नियम काम नहीं करता है। प्रतिष्ठा का मतलब आप ये मानो कि जैसे हीरा जेवर हो गया, हीरा हो गए, जेवर हो गए, अब उसको लोग जो है वो ये मानते हैं कि अगर हम इसको पहनकर समाज में उतरेंगे ना तो हमारी प्रतिष्ठा बनेगी समाज में कि यार देखो उसने डायमंड का नेकलेस पहन रखा है, हीरो का हार पहन रखा है और 1 किलो सोना पहन रखा है। तो प्रतिष्ठा सूचक जो है इनकी कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे, वहां मांग का नियम क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्योंकि अगर इनकी कीमत बढ़ी तो भी जो अमीर लोग हैं, कीमत बढ़ने पर भी इनकी मांग जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि लोग कहेंगे यार इतनी कीमती चीज है तो हम इसको खरीदेंगे, ताकि लोग कहेंगे ये इतनी महंगी चीजें पहनता है। तो देखो यहाँ कीमत बढ़ रही है लेकिन कीमत के साथ साथ मांग भी बढ़ रही है। उसके उदाहरण दिए जैसे हीरा जेवर, जैसे अब सोना इतना महंगा होगा तो भी लोग खरीद रहे हैं सोने को, शादियां हैं तो सोने को खरीदना अनिवार्य है, लोगों की मानसिकता है तो खरीद ही रहे हैं कोई, क्योंकि ये प्रतिष्ठा सूचक चीजें, इनको खरीदा जाएगा। भविष्य में कमी का डर, मान के चलो कोई अकाल पड़ रहा है आने वाले, यानी ऐसे पता लगता है कि भाई साहब आने वाले 6 महीने तक अकाल पड़ेगा या एक भयानक युद्ध होने वाला है, इसमें 6 माह तक भयानक जो है वो हमें अकाल देखने को मिल सकता है। अब यहां पर मान के चलो जो गेहूं है, जो भी खाने पीने का जो स्टॉक है, उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती है, कीमतें क्या बढ़ जाती है, लेकिन यहां पर कीमत के साथ साथ मांग भी बढ़ जाएगी। क्यों गुरुजी? क्योंकि मैंने कहा ना अकाल पड़ने वाला है, युद्ध होने वाला है 6 माह तक, तो लोग फिर घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आपात लग जाएगा। तो फिर लोग जो है ऐसे में क्या करते हैं? स्टॉक जमा कर लेते हैं। ऐसे में लोग क्या करेंगे? स्टॉक इकट्ठा करेंगे, भंडार करेंगे लोग चीजों को खरीद के। फिर चाहे कीमत अधिक हो लेकिन लोगों की मांग जो बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि आगे कोई भविष्य में डर का खतरा जो है बनने वाला है ना। भविष्य में कमी का जो डर है वो, यानी लोगों को लगेगा अगर युद्ध और अकाल हुआ तो मान के चलना यहाँ पर गेहूं नहीं मिलेगा 6 माह तक, तो इसलिए हम स्टॉक कर लेते हैं अभी से। तो इसलिए लोग जो है कीमत बढ़ने पर भी खरीद लेंगे। एक ये उदाहरण बताया, तो मांग का नियम यहां भी फेल हो जाएगा, ये अपवाद है। प्रदर्शन प्रभाव, प्रदर्शन प्रभाव के अंदर आप ये मानो कि आपने कई जगह दिखावा देखा होगा, दिखावा वाला फैशन आपने देखा होगा, जैसे महंगी कार लाना। अब कार तो कार होती है ना, लेकिन महंगी कार जैसे रेंज रोवर, डिफेंडर, ऑडी, मर्सिडीज, अब वो आपके लिए वो प्रदर्शन के प्रभाव होंगे। अब ये कारों की कीमतें कितनी ज्यादा होती है ना, कीमत कितनी अधिक होती है, तो भी इनकी जो मांग है वो क्या होती है, मांग जो है इनकी जो है वो होती है, क्योंकि लोग दिखावा के लिए फिर इसको मांग के नियम को यहां नहीं देखेंगे, तो मांग का नियम यहां भी फेल हो जाएगा। अब अनिवार्यता की चीजें, जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था, नमक हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, ये अनिवार्यता की चीजें हैं। अब मान के चलो इनकी कीमत बढ़ी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मांग के नियम पर, कीमत बढ़े चाहे ना बढ़े इसकी मांग तो उतनी रहेगी जितनी है, तो इसकी भी मांग पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीमत बढ़ने से मांग भी इसकी इतनी रहेगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो मांग के नियम के आपको
यह मैंने क्या लिखा दिए मेरे भाई, अपवाद लिखा लिए। अब अपने आगे हेडिंग लगा लो मांग के प्रकार। अब हम अगली क्लास में जो है वो पढ़ेंगे मांग के प्रकार। मांग के प्रकार, पहले मांग कोई बस, अब ये जो जितना पढ़ा है ना लगभग यहां से प्रश्न आपका पड़ जाएगा परीक्षा में। इसको आप अच्छे से समझ लेना, जो भी आपको सूत्र वगैरह लिखा है इसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। और जो साथी इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन में जाकर जो है इस कोर्स से आप जुड़ो। बढ़िया मेहनत करवाएंगे इकोनॉमिक्स में आपको, इसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज देंगे बढ़िया शानदार, जैसे वर्तमान में जो परीक्षा पैटर्न बन रहा है उस प्रकार से आपको जो है वो टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। अच्छे तरह से इसको याद कर लेना, लिख लिख कर बार बार चीजों को समझ कर आगे बढ़ना। ऐसे नहीं है आप इसको देख लिया फिर बाद में पढ़ ही नहीं रहे हो, नहीं। अभी ये क्लास खत्म हुई है तो इसका आप आज शाम यानी रात को खत्म होने से पहले इस टॉपिक को इतना इतना बढ़िया से जो है वो कवर कर दो। आपको सब चीजें ये समझ में आनी चाहिए। एमयू क्या होता है, प्राइस क्या होता है, एमयू का मतलब क्या होता है बताना, संतुष्टि। ये चीजें आपको बस ऐसे जो है फंकी टाइप में भी याद रखोगे तो भी आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।